हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ कल खुलने वाला है, तो इसके रिव्यू को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। बेसिकली इनका जो काम है वो है स्पेयर पार्ट्स के इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सोल्यूशन के ये मैन्युफैक्चरर है। ऑफ हाईवे मार्केट में वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स है सिस्टम एंड कंपोनेंट के। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके इसने अपने बिजनेस डिटेल्स को लिखा हुआ है। इनका जो प्रेजेंस है 25 कंट्रीज़ में है, पर जो मैंने देखा ओवरऑल इन शॉर्ट इनका स्पेयर पार्ट का काम है। और ये जो 3PL मार्केट में इनका ऑलमोस्ट 17% का जो मार्केट शेयर है। तो ये 3PL क्या होता है? 3 पॉइंट लिंकेज। बेसिकली ट्रैक्टर होता है उसके साथ जब हम ट्रेलर अटैच करते हैं, तो ट्रैक्टर के साथ जो चीज़ ट्रेलर को अटैच करती है उसको हम 3PL बोलते हैं। उसमें इनका 17% का मार्केट शेयर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल मुझे ये नहीं लगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिख देना चीज़ों को, उससे बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस हो नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं इंडिया में। बाकी इनका जो ओवरऑल 5 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लुधियाना में, पंजाब में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ भी हैं। अब हम इनके फिनेंशियल्स को अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। मैं आपको इन शॉर्ट अच्छे से दिखा देती हूँ कि ईयर ऑन ईयर जो है इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनके आरएचपी में आपको दिखेगा कि मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। बोरोविंग्स भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब एज ऑन 30th ऑफ जून 2022 इनके ऊपर 115 करोड़ के आसपास का डेट है। पर रेवेन्यू अगर आप वहीं पे आप इसका रेवेन्यू देखोगे ना, तो 2019 से लेके 2022 तक में इनके रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो ये चीज़ एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, बोरोइंग घट रही है, ठीक है, पर रेवेन्यू ज़्यादा है नहीं। और ये चीज़ इनके आरएचपी में जब आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि इनका ऑलमोस्ट 75 से 80% का जो रेवेन्यू है ना, वो टॉप 10 कस्टमर्स से ही आता है। तो इनके जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनके थ्रू ही इनको मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर 10 में से अगर एक दो कस्टमर हट गए ना, तो इनका जो रेवेन्यू है वो सिग्निफिकेंटली फॉल होगा। तो ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक वे में बहुत बढ़िया मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। अभी डेट्स की बात करें, कल ये खुलेगी, दिसंबर 2 तक ये चलेगा। प्राइस इन्होंने सही रखा है। 577 का जो प्राइस बैंड है ना, इन्होंने बहुत चालाकी से बहुत रीज़नेबली फेयरली प्राइस रखा है, क्योंकि इनको पता था कि ये ऑफ़र फॉर सेल लेके आ रहे हैं। टोटल ऑफ़र फॉर सेल है, मतलब 835 करोड़ का ये जो इशू साइज़ है ये कम्प्लीटली सेलिंग प्रमोटर्स के पॉकेट में जाने वाला है। जबकि इस कंपनी के ऊपर 115 करोड़ का डेट है। तो ये चाहते अगर तो ये पार्ट बाय पार्ट कर सकते थे कि हाँ चलो भाई, हम 115 करोड़ का हम फ्रेश इशू ले आते हैं, हम अपने डेट को रीपे कर देंगे और बाकी का ऑफर फॉर सेल। पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरा का पूरा मतलब 835 करोड़ अपने पॉकेट पे रखेंगे। इनके ऊपर डेट है वो रहे। और इसके साथ साथ इनमें और भी कुछ लिटिगेशन एक्टिविटीज़ भी चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। अर्निंग पर शेयर जो इनका है 36 का है। प्राइस टू अर्निंग इन्होंने ये अच्छा एक काम किया है, क्योंकि देखो ऑफर फॉर सेल है कम्प्लीटली। उस ऑफर फॉर सेल के साथ अगर ये महंगा आईपीओ ले आते ना, तब इनका आईपीओ फ्लॉप हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, वैल्यूएशन को बहुत सही से सेट किया है। वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आ रही है। 15.93 रीजनेबली प्राइस्ड है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 24.35% का है। नेट एसेट वैल्यू 158 का है। अब पीयर के साथ अगर हम इनको कंपेयर करते हैं ना, भारत फोर्ज लिमिटेड, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये तीन जो है ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, लिस्टेड पीयर्स हैं। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको पता था ये चीज़ कि बाकी अच्छे अच्छे कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इन्होंने वहाँ पर एट पार अपना प्राइस टू अर्निंग लाया है। 15.9 का प्राइस टू अर्निंग है। बालकृष्ण का जो प्राइस टू अर्निंग है 27.2 है लेटेस्ट। भारत फॉर्ज का 47 है, रामकृष्ण का 14 है। तो उस हिसाब से एट पार है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो है इन्होंने एट पार लेके आया है। 3.65 का इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है। बालकृष्ण का 5 है, भारत फोर्ज का भी 6 है, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स का 2.95 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनकी बढ़िया है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की चिंता नहीं है, वैल्यूएशन की प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ पर जो इनके ऊपर जो लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं वो काफ़ी सारे चल रहे हैं, मेनली टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं जो कि हर कंपनी में कॉमन है। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे आप मान लो 22 करोड़ के आसपास इन्वॉल्व है, और आउटस्टैंडिंग इनका कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ भी है इनके ऊपर, उसमें भी कुछ अमाउंट है। तो टोटल में अगर हम कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ प्लस लिटिगेशंस को मतलब कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली मान लो 30 करोड़ का तो इनका कोर्ट कचहरी और लाइबिलिटीज़ पे ही है। ये 30 करोड़ का ये चीज़ हो गया, बाकी 115 करोड़ का मैंने आपको डेट दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हैं कंपनी के ऊपर। अभी ग्रे मार्केट की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। कल तक तो इसमें 25% के रिटर्न दिख रहे थे, आज अचानक से ड्रास्टिकली फॉल हुआ है, 80 रुपीज़ पे आ गया है इसका ग्रे मार्केट, एंड 13% पे इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स आ गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ बहुत ही बढ़िया दिख जाए इस कंपनी में, मुझे इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें क्या है, अभी के लिए मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं है, मैं डे 3 तक वेट करूँगी। अगर डे 3 में इसमें QIB की तरफ से बढ़िया रिस्पॉन्स आ जाता है ना, ठीक है, और अगर अच्छा इसमें इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स आ रहा है एंड ग्रे मार्केट अगर 20% के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब मैं भले इसमें वो रिस्क लूँ, वो भी रिटेल कैटेगरी में, नॉट इन HNI। मुझे इतना इंटरेस्टिंग अभी ये नहीं लग रहा है। ऑफ़र फॉर सेल है कम्प्लीटली, ये चाहते तो 50-50 कर सकते थे या 60-40 कर सकते थे, है ना। तो इनको, और इनका जो बिज़नेस मॉडल है ऐसा भी कुछ नहीं है कि अरे बहुत ही मतलब एकदम यूनिक बिज़नेस मॉडल है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनका ये काम रहता है। तो ओवरऑल मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग तो लग नहीं रहा है अभी के लिए। पर हाँ, हमें लिस्टिंग गेन्स के लिए हमें देखना है, लिस्टिंग गेन के साथ बिज़नेस मॉडल का कुछ लेना देना नहीं है, हमें फ्यूचर के लिए तो इसको रखना नहीं है। तो लिस्टिंग गेन अगर इसका बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है ग्रे मार्केट। और एक चीज़ भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनकी जो लिस्टिंग डेट है 12 दिसंबर, उसी के आसपास में गुजरात इलेक्शन रिजल्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें ना, बहुत ज़्यादा इलेक्शन रिजल्ट जब आ जाता है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली ऊपर नीचे हो सकता है ग्रे मार्केट, फेवरेबल अगर ना हो किसी लोगों के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ अभी के लिए देखो बेटर रहेगा डे 3 तक वेट कर जाइए, डे 3 में देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी के लिए मेरा इसमें 90% का जो चांसेस है वो है नहीं अप्लाई करने का, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ, अगर 20% के ऊपर ग्रे मार्केट रहेगा तो लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाएंगे, तब वैसा हम लोग वहाँ पे अप्लाई करने का सोच सकते हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। आपकी क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मैंने अपनी ओपिनियन और अपना डिसीजन आपके साथ शेयर किया है, आपका अलग भी हो सकता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।